डियर व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ और आप देख रहे हैं शकीब एजुकेशन टीवी। आज की वीडियो हमारी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पर मुश्तमिल है और इसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कौन कौन से मेन फीचर्स हैं, कौन कौन से उसकी मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के स्टूडेंट की हैसियत से जानना बहुत ज़रूरी है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है ये फाइनलाइज हो गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर इशू किया। That white paper was published in 1933 by the Indian government, British government. The white paper stated that diarchy at center, यानी वो जो प्रोविंशियल सतह पे 1919 के एक्ट में सिस्टम ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस करवाया गया था, अब उसको मरकज़ी सतह पे इंट्रोड्यूस करवाने की बात की जा रही है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, और कहा गया कि जो सूबे हैं सूबाई सतह पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जवाबदेह हुकूमत जो है, जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो ऐसी हुकूमत जो आवाम के सामने जवाबदेह होती है, वो हुकूमत जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। In April 1933, a joint select committee of British Parliament was constituted with the Lord Linlithgow its chairman. The committee submitted its report in December 1934. यानी ये कमेटी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, ये मद्देनज़र रखते हुए कि वो जो वाइट पेपर है उसकी रिकमेंडेशन क्या है। So a bill was drafted on the basis of the recommendation of the committee, which was passed by the both houses of the parliament in July 1935. यानी उस लॉर्ड लिनलिथगो की सरबराही में बनने वाली कमेटी ने उन तमाम चीज़ों को जो वाइट पेपर का हिस्सा थी उनको मद्देनज़र रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसको ड्राफ्ट करने के हवाले से अपनी रिकमेंडेशंस दी। अब इन रिकमेंडेशंस की बुनियाद पे एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किया गया और वो असेंबली में पेश किया गया, जिसको दोनों हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जुलाई 1935 में पास किया और इस बिल को फिर रॉयल असेंट के लिए भेजा गया और अगस्त 1935 में ये बिल जो है इसको रॉयल असेंट मिल गई और इट वाज कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट हिंदुस्तान की तारीख का एक बहुत कम्प्रिहेंसिव एक्ट है, एक बहुत बड़ा एक्ट है और एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। इस एक्ट के 321 आर्टिकल्स हैं, सेक्शंस हैं एंड 2 शेड्यूल्स थे। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड 2 पार्ट्स, one about the powers and function and formation of the central government and the other about the provinces. यानी इसके 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले से है और दूसरा हिस्सा जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से है। अब मैं इसके जो मेन फीचर्स हैं उनकी मैं बात करूंगा, आपके सामने रखूंगा। द एक्ट प्रोवाइडेड for the establishment of all India Federation consisting of provinces and princely state as units. The act divided the powers between the center and the units in the term of 3 lists. यानी 3 लिस्टें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, जैसे एक फेडरल सिस्टम में होता है कि प्रोविंसेस और फेडरेशन के दरमियान जो तकसीम इख्तियारात होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है, वो 3 लिस्टों के ज़रिए होती है। जो पावर्स मिलती हैं फेडरेशन को वो फेडरल लिस्ट में लिखी जाती हैं और जो सब्जेक्ट्स और पावर्स जो प्रोविंसेस को होती हैं वो प्रोविंशियल लिस्ट में होती हैं और जो मुश्तरका पावर्स होती हैं यानी ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसे अमूर जिन पे मरकज़ी लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो हैं वो दोनों कानून साजी कर सकती हैं, उनको हम कंकरेंट लिस्ट में शामिल करते हैं और वो कंकरेंट लिस्ट भी इसका हिस्सा थी। जो फेडरल लिस्ट थी, जो सेंटर जिस हवाले से जिसमें सेंटर्स की पावर थी उसमें 59 आइटम्स थे और जो प्रोविंशियल लिस्ट थी जो प्रोविंसेस के लिए थी उसमें 54 आइटम्स थे और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें 36 आइटम है। और रेजिडुअरी पावर्स वर गिवन टू द वायसराय। इन लिस्टों में, तीनों लिस्टों में जो पावर्स शामिल नहीं की गई थी, जो सब्जेक्ट्स शामिल नहीं किए गए थे, उसका इख्तियार जो है वो वायसराय को दिया गया। However, the federation never came into being as the princely state did not join it.
कभी भी ये फेडरेशन बन नहीं सकी और ना ही इसका वो जो कॉन्सेप्ट है जो फेडरेशन का होता है वो इसको अचीव किया जा सका। उसकी रीज़न ये थी कि इसमें जितने भी हिंदुस्तान में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, वो प्रिंसली स्टेट इसका हिस्सा नहीं बनी, फेडरेशन को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो इसलिए ये स्कीम ऑफ फेडरेशन जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। सो एक तो इसकी ये मेन जो चीज़ है मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। दूसरा जी, दिस एक्ट abolished the system of diarchy from the provinces and introduced provincial autonomy in the place of provincial diarchy। यानी प्रोविंशियल सतह पे जो डायरकी का सिस्टम था, जहाँ पे जो प्रोविंशियल लेवल पे सब्जेक्ट्स थे उनको रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में चेंज किया गया था, उनमें डिवाइड किया गया था। अब वो प्रोविंसेस की सतह से उसको हटा लिया गया और प्रोविंसेस जो हैं इस एक्ट के जरिए उनको ऑटोनोमस करार दिया गया। The provinces were allowed to act as an autonomous units of administration in their defined spheres। यानी जो उनके इख्तियारात इस एक्ट के जरिए जो प्रोविंशियल लिस्ट में उनको दिए गए हैं, उस लिस्ट में जो इख्तियारात उनको प्रोवाइड किए गए उसके अकॉर्डिंगली वो ऑटोनोमस होंगे और अपनी पावर्स को खुद यूटिलाइज करने के लिए वो बाइख्तियार होंगे। The governor was required to act with the advice of the ministers responsible to the provincial legislature। यानी गवर्नर जो है सूबे का, उसको भी अब कहा गया कि वो भी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल जो कैबिनेट है उस पे ये अमल करेगा, जो वो एडवाइस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेगा। दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1937 और ये एक्ट का जो ये हिस्सा है ये 1937 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर। अब प्रोविंशियल सतह से डायरकी ख़त्म हो गई, उसको प्रोविंशियल सतह पे ऑटोनॉमी आ गई, तो इस एक्ट के जरिए 1935 के एक्ट के जरिए मरकजी सतह पे डायरकी का सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। सो कंसिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड द ट्रांसफर सब्जेक्ट। जिस तरह 1919 में जो सूबों की सतह पे सब्जेक्ट्स थे, सूबाई लेवल के जो सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड किया गया था। अब यहाँ पे मरकजी जो लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे उनको डिवाइड किया गया दो तरह के सब्जेक्ट्स में, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में। However, this provision of act did not came into operation at all। लेकिन चूंकि फेडरेशन बनी नहीं सकी, चूंकि जो प्रिंसिपल स्टेट्स हैं उन्होंने फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया, तो वो फेडरेशन की जो एसेंस थी वो काबिल अमल हो ही नहीं सकी। तो इसलिए ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स में और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में जो चेंज करनी थी और सिस्टम ऑफ डायरकी जो अप्लाई करना था वो मरकजी सतह पे नहीं हो सका। इस एक्ट के जरिए बाई कैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। यानी जो मरकजी लेजिस्लेचर होगी वो बाई कैमरल होगी। एक अपर हाउस होगा जिसको हाउस ऑफ यूनिट्स का नाम दिया गया और एक लोअर हाउस होगा जिसको हाउस ऑफ पीपल का नाम दिया गया। लेकिन इसके साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि 6 सूबे बल्कि 11 प्रोविंसेस जो थे उनमें से 6 सूबे जो हैं उनमें भी लेजिस्लेचर जो है वो बाई कैमरल रखी गई। The legislatures of the Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and the United Provinces were made bicameral, upper house and lower houses. So, but at the same time, many restrictions were also imposed on the legislatures of the provinces. पांचवा अहम पॉइंट जो है वो ये है कि दिस एक्ट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, वुमेन एंड लेबर क्लास। यानी इसने जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 1909 में जो राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था मुसलमानों को और उसको वो इंजॉय कर रहे थे, उसके तहत अपने नुमाइंदे जो है वो मुंतखब करके असेंबली में भेज रहे थे, ये राइट आप जो है डिप्रेस्ड क्लासेस को मिला। और इसमें शेड्यूल्ड क्लासेस हैं, इसमें वुमेन्स हैं, इसमें लेबर जो क्लास है उसको भी राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दिया गया। छठा अहम पॉइंट जो है, This act abolished the Councils of India established by the Government of India Act 1858। यानी वो वायसराय की जो काउंसिल थी जो 1858 के एक्ट में एस्टेब्लिश की गई थी, इस एक्ट के जरिए उस काउंसिल को एबॉलिश कर दिया गया। The Secretary of State for India was provided with a team of advisors।
अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसको मुशीरों की, एडवाइजर्स की एक टीम प्रोवाइड की गई इस एक्ट के तहत। वो जो परमानेंट काउंसिल थी अब वो खत्म कर दी गई। दिस एक्ट आल्सो एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइज, यानी जो वोट देने का हक है ये इसमें भी एक्सटेंशन हुई, और अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। हिंदुस्तान की तकरीबन जो 10% ऑफ पॉपुलेशन थी वो इस काबिल थी कि वो वोट कास्ट कर सके, यानी उनकी अहलियत जो है उसके लिए जो शराइत तय की गई वोटर की अहलियत की, उसमें हिंदुस्तान की 10% पॉपुलेशन जो है वो अब फॉल करती थी। This act also provided for the establishment of a Reserve Bank of India to control the currency and credit of the country। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, पहले हमारा जो सारा हिंदुस्तान का जो सिलसिला था, जो रिजर्व बैंक था वो ब्रिटिश रिजर्व बैंक के साथ इसकी अटैचमेंट थी। तो अब हिंदुस्तान के मामलात को हैंडल करने के लिए 1935 के एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एस्टेब्लिश किया गया, और फाइनेंशियल जो मैटर्स थे उनको हिंदुस्तान के अंदर ही कंट्रोल किया जाना मकसूद था। This act also provided for the establishment of not only a federal public service commission but also the provincial public service commission and joint public service commission for 2 or more provinces। यानी पहली दफ़ा इस एक्ट के ज़रिए हिंदुस्तान में जो सिविल सर्वेंट्स थे और जो आला सरकारी मुलाजमीन थे उनकी अपॉइंटमेंट के लिए, उनकी स्क्रूटनी के लिए फेडरल लेवल पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल लेवल पर प्रोविंसेस, जो मुख्तलिफ बड़े प्रोविंसेस थे वहाँ पे प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो छोटे सूबे थे उन 2-3 सूबों को मिला के उनके लिए एक कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन या कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो ये जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आप उसको कह लें, उसको वो बनाई गई ताकि हिंदुस्तान के सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनको हिंदुस्तान के अंदर ही एक मैकेनिज़्म के ज़रिए उनका इंतखाब किया जा सके, उनको सेलेक्ट किया जा सके। This act also provided for the establishment of federal court। इससे पहले यहाँ पे फेडरल कोर्ट का कोई कंसेप्ट नहीं था हिंदुस्तान में, तो एक हिंदुस्तान की फेडरल कोर्ट जो हमारे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट या हिंदुस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है इस वक्त उसके बराबर है, यानी फेडरल कोर्ट बनाई गई। और ये फेडरल कोर्ट जो है ये 1937 में इसको सेटअप इसका जो है वो मुकम्मल हुआ। The main objectivity of the Act of 1935 was the Government of India Act was under the British Crown. So the authorities and their functions derived from the Crown insofar as the Crown did not itself retain executive function. His cooperation, his conception, familiar in Dominion constitutions, was absent in earlier acts passed for India. So ये तो इसकी जो अहम चीज़ें हैं जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है स्टेट का, उस हवाले से मैंने डिस्कशन की, आपके सामने रखा। इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें भी की गई। मिसाल के तौर पर बर्मा जो है उसको हिंदुस्तान से अलहदा करके एक अलहदा किया गया, सेपरेट किया गया, ये भी इसी एक्ट के तहत किया गया। इसी एक्ट में NWFP को जो है वो इस्लाहात की बात जो है वो भी इसमें मुकम्मल की गई और उसको फुल फ्लैज सूबे के तौर पर रिकग्नाइज़ किया गया। इसी एक्ट के ज़रिए बिहार को उड़ीसा से अलहदा करके सूबा बनाया गया, और इसी एक्ट में ये प्रोविजन रखी गई कि सिंध को बम्बई से अलहदा सूबा बना दिया जाए। सो ये जो एक्ट है इसी के ज़रिए सिंध को अलहदा किया गया बम्बई से और एक नए सूबे के तौर पर रिकग्नाइज़ किया गया। सो ये मेन फीचर्स हैं जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। इंशाअल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मज़ीद किसी और अच्छे टॉपिक के साथ इसी कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी हिस्ट्री है उसको आगे बढ़ाएंगे और आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आखिर में जैसे मैं हर अपनी वीडियो के एंड पे कोशिश करता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट करूं कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसकी फ़ीडबैक भी मुझे दिया करें। जो भी इसमें कोई कमी कोताही होती है उसको मुझे बताया करें ताकि मैं मज़ीद बेहतर तरीके से आपके लिए काम कर सकूं। थैंक यू सो मच।